चलो शुरू हो गई, देखो जी सर। हो गई शुरू। जी। चलिए, तो अब एक एक शब्द पे विचार करते चलेंगे फटाफट फटाफट से, है ना। कोई भी शब्द को छूटेगा नहीं, देखो नए तरीके से इस बार देखेंगे दोनों को, उसको नई दृष्टि से, है ना। चलिए, कह रहे हैं यह अभिधेयम सप्रयोजनम। यह अभिधेयम मतलब, यह अभिधेय से क्या लेना है आपको? क्यों जी, अभिधेय मतलब जो विधा का विषय बनने वाला है, जो आगे कहा जाने वाला है, ऐसा क्या है कहा जाने वाला। हम्म मेरे काव्य के लक्षण, काव्य के प्रयोजन, है ना, प्रयोजन, उसके भेद, है ना, गुण, दोष, अलंकार, ये सब है कि नहीं स्वरूप? पूरा स्वरूप है, पूरा एकदम बढ़िया स्वरूप है जो आगे कहा जाएगा आपसे, है ना। क्यों जी, अरे बोलो, जी। जी भैया। है ना। हाँ, तो उसको सब प्रयोजनम मिथिया। अब उसका जो इतना आगे विस्तृत विवेचन कहा जाएगा, मतलब उसके लक्षण, स्वरूप, भेद वगैरह जो बताया जाएगा, दोष, गुण, अलंकार, उनका करने का, इतना बड़ा प्रपंच करने का प्रयोजन क्या है? इन 10 प्रकाशों को, उल्लासों को सॉरी पढ़े क्यों? इन 10 उल्लासों में जो आपने पंचायती की है, उसको क्यों पढ़े हम? तो उस चीज को यहाँ पे 2 लाइन में बता रहे हैं। क्या कह रहे हैं देखिए, कह रहे हैं उसको पढ़ने का आपका प्रयोजन ये है कि काव्यम, अभिधेय का मतलब पता पड़ गया ना, कि आगे जो 10 उल्लासों में आगे आने वाला है, चाहे वो उसके काव्य के गुण हो, काव्य का लक्षण हो, काव्य का स्वरूप हो, दोष हो, अलंकार हो, सब कुछ अभिधेय से हो जाएगा। ठीक है, काव्यम यह मतलब काव्य, है ना। जैसे काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में, है ना, काव्य प्रकाश नामक ग्रंथ में जो कुछ कहा जाने वाला है उसके प्रयोजन को बता रहे हैं। अरे काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युगे। एक बार फिर से, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे श्वेत रक्षतये सद्यः परिनिवृत्तये कांता संमिततयोपदेश युगे। याद कराए थे आप लोगों को, ये सब याद भी होगा मुझे लग रहा है, जी जिन्होंने याद किया होगा उनको याद भी होगा पहला उल्लास, है। देखिए, याद करने का कितना लाभ होता है वो आपको पता लगेगा। पंक्ति आपको ऐसे समझ में एकदम फटाक से समझ गए। सबसे पहला क्या बोल रहे हैं भैया, काव्य क्यों है, कह रहे काव्यम यश से। काव्य किसके लिए है पंडित जी? यश को करने वाला है, यश के कीर्ति लिए। को फैलाने वाला है ना। यश का जनक है, यश को उत्पन्न करने वाला है। यदि आप काव्य करोगे तो आपको उससे यश की प्राप्ति होगी। स्वाभाविक सी बात है, आप पुस्तक लिखते हुए भी बहुत ख्याति होती है, मिलती है ना। जैसे हम कालिदास इत्यादि को जानते हैं, क्यों जानते हैं? उनका यश है इस चीज को लेकर के ना, है ना। और कैसे हैं? बोले अर्थकृत, अर्थात धन के लिए। अच्छे पब्लिशर में आपकी बुक पब्लिश होगी, अच्छा बढ़िया आपने कंटेंट लिखा है, अच्छा लिखा है, हाथों हाथ बिकेगी और बहुत अच्छी कमाई होगी आपकी, नहीं होगी? बताओ, होगी सर। होगी ना। आई क्या है, व्यवहार विधे। और किसके लिए पंडित जी? व्यवहार के लिए, है ना। ये शास्त्र जो है ये किसका है, किसका बोधक है? काव्य व्यवहार का बोधक है। शास्त्र व्यवहार को ज्ञापित कराता है, तो उस व्यवहार के ज्ञान के लिए भी काव्य करना चाहिए या पढ़ना चाहिए। ठीक है, शिवेत रक्षत है ना। तो एक शब्द आया शिवेतर, क्या आया पंडित जी? आवाज आ रही है? शिवेतर। जी शिवम का मतलब शिवेतर। जानते हैं, शिव मतलब कल्याण, है ना। और उस कल्याण से इतर, है ना, कल्याण से इतर क्या हो गया? अर्थात कल्याण से अतिरिक्त क्या है? अकल्याण, अमंगल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं उसको? अमंगल, अमंगल। है ना। तो उस के शिवेत्र मतलब, शिवेत्र शब्द का अर्थ क्या है यहाँ पे? शिव माने कल्याण, शिव शिवेत्र क्या? अमंगल, है ना। बोलो। जी जी सर। भैया। अनिष्ट, अनिष्ट, अनिष्ट भी बोल सकते हैं। उसके किसके लिए पंडित जी? अनिष्ट के किस, अनिष्ट का क्या करता है? क्षता, ये क्षति के लिए, नाश के लिए। ठीक है। और कैसे? सद्य पर निवृत्त, ये सद्य मतलब तुरंत, शीघ्रता से, तत्काल, एकदम तत्क्षण, है ना। काव्य को आप सुनते हैं या आप काव्य को पढ़ते हैं तो आपको क्या होता है? यदि आप डिप्रेस्ड है, परेशान है, आप बढ़िया एक काव्य उठा लीजिए, कोई मेघदूत या विज्ञान या कुछ भी, मतलब बढ़िया एकदम, हम्म माधव को पढ़िए, कालिदास को पढ़िए, एकदम बढ़िया आनंद आ जाता है कि नहीं आ जाता तुरंत से? है। तो तुरंत उसके पढ़ने से या उसके सुनने मात्र से
किसको निवृत्त कर देने वाला है? अच्छा कोई पढ़ाने वाला हो तो सुन के ही एकदम खो जाता है व्यक्ति उस दुनिया में। अपने आप को नायक नायिका समझ है कि नहीं? तो जी, तो ये क्या करने वाला है? सद्यः परिनिवृत्त, ये अत्यंत शीघ्र ही, तुरंत ही तुरंत, एक साथ, है ना? जैसे आप पढ़ रहे, पढ़ने और अथवा सुनने के तुरंत बाद, यदि कोई पढ़ा रहा है तो आप सुन रहे, और नहीं तो स्वतः पढ़ रहे। तो पढ़ने के साथ ही साथ किसको क्या प्राप्त कराने वाला है आपको? क्या प्राप्त कराने वाला है? किसकी प्राप्ति कराने वाला है? आनंद की। ठीक है। और कैसी? सामान्य आनंद नहीं, परिनिवृत्त, ये परम निवृत्ति करा देने वाला है, एकदम परम आनंद करा देने वाला है। छोटा छोटा मोटा आनंद नहीं, परम आनंद की अनुभूति है। और कैसा है पंडित जी? कांता सम्मित तयोपदेश युजे। कांता बोले तो स्त्री, है ना? स्त्री के सदृश क्या करने वाला? कांता सम्मित मतलब स्त्री के सदृश क्या करने वाला? उपदेश देने वाला। है ना? तयोपदेश युजे, उपदेश प्रदान करने वाला है, मतलब जिस सरसता पालन करके, है ना? और जब हम लोग आगे पढ़ेंगे तो उपदेश की शैलियां पढ़ेंगे, उसमें उपदेश कितने प्रकार के हैं। मित्र के सदृश होता है ना? गुरु सदृश होता है, मित्र सदृश होता है, यानी प्रभु सम्मित, कोई गुरु सम्मित, प्रभु सम्मित होता है, मित्र सम्मित, सुहृद सम्मित होता है, कांता सम्मित होता है? तो उसमें कौन सा उपदेश लिया? गुरु गुरु वाला, ईश्वर वाला नहीं लिया, प्रभु गुरु वाला नहीं लिया, मित्र मित्र वाला नहीं लिया, कौन सा लिया? कांता सम्मित लिया, है ना? कैसे उपदेश को कराने वाला है? तो जी कैसे उपदेश करके आपको किसी कार्य में योजित करने वाला, जोड़ने वाला, है ना? लगाने वाला है, समझे? इससे पता पड़ रहा है सब वैल्यू किसकी बातों की ज्यादा है। तो जी किसकी बातों की वैल्यू ज्यादा है? ईश्वर मित्र ईश्वर की, मित्र ईश्वर की वैल्यू नहीं है इतनी जितनी कांता की वैल्यू है। तभी कहते हैं कि हमारी तो सुनता ही कौन है घर में, नहीं हमारी तो सुनता ही कौन है? लास्ट जो लौट करके बाद वाक्य आता है वो यही आता है कि हमारी तो सुनता ही नहीं घर में। देखो चलिए क्या कह रहे हैं अब, किस किस को क्या ऐसा आपने कहा ठीक है प्रयोजन है आपके, आपने बता दिया, लेकिन किसी को भी प्राप्त हुई है चीजें तो उसको भी थोड़ा सा डिटेल में करिए। किसी को प्राप्त हुआ यश इत्यादि, यश अर्थ, है ना? ये सब किसी को प्राप्त हुआ है क्या? क्यों जी बताइए। श्वेतर अक्षय किसी का हुआ है, सद्या पर निवृत्ति किसी की हुई है, कांता संबित उपदेश मतलब क्या है? तो इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहे हैं। फिर कालिदास दीनाम ऐसा, जैसे जिस प्रकार से कालिदास इत्यादि को काव्य करने से किसकी प्राप्ति हुई? फटाफट बोलते जाओ। यश यश की प्राप्ति हुई। उसके बाद में कह रहे हैं श्री हर्षादे है धावक आदि नाम धनम। श्री हर्ष आदि से धावक आदि जो कवि थे उनको किसकी प्राप्ति हुई पंडित जी? धन की। धन की। है ना? अब ये कौन है श्री हर्ष? दो हर्ष हुए हैं पंडित जी, श्री हर्ष दो हुए हैं, बताइए कौन से हैं? नैषधीय चरितम वाले हैं बेटा? जिन्होंने नैषधीय चरितम लिखा है वो है। नैषधीय चरित दो हैं, देखो एक तो नैषधीय चरितम वाले हैं और एक कौन से? हर्षवर्धन है जिन्होंने नागानंद इत्यादि जो लिखे हैं मेरे, है ना? वो जो रत्नावली नागानंदी वाला। रत्नावली किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन राजा हर्षवर्धन। ये वाले कौन से हर्ष हैं और ये वाले कौन से हर्ष? बताओ ये हर्ष कौन से हैं? क्या कोई कभी आप बता रहे हो ये हर्ष अलग है, मतलब ये हर्ष कौन से हैं? रत्नावली वाले से अतिरिक्त हैं, है ना? जिन्होंने क्या लिखा है? वो कवि हैं। श्री हर्ष कवि है वो नहीं?
जी हर्षवर्धन राजा थे। तो हर्षवर्धन राजा है, तो कौन से वाले हर्ष लिए जाएंगे यहाँ पे? श्री हर्ष राजा रहेगा। जो राजा दो राजा हैं, समझ गए बात पंडित जी? ठीक है, वो बेचारे तो खुद दूसरे के आश्रय में रह करके लिख रहे हैं। तो भी कह रहे श्री हर्ष से किसको, धावक आदि कवियों को किसकी प्राप्ति हुई? तो उन्होंने उनके लिए लिखा तो उनको धन की प्राप्ति हुई। ठीक है ना? और उसके बाद क्या था? व्यवहार विदय, व्यवहार का भी ज्ञान कराता है। कह रहे राजातिगत उचित आचार परिज्ञानम, बोले राज्य इत्यादि में उस समय राजा लोग रहते थे, इसीलिए इन्होंने ये शब्द रखा है। नहीं तो आजकल लौकिक व्यवहार इत्यादि बहुत आवश्यक है ना। तो इन सबको ज्ञान कराने वाला कौन है? इन सबको ज्ञान कहाँ से होता है? किसके साथ कहाँ से होता है? काव्य से। है ना? तो राजादि के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है, उनके साथ किया जाने वाले, है ना, उचित आचार, है ना, जो कैसा उचित आचरण उनके साथ हमें करना है, उसका परिज्ञान कराने वाला कौन है? काव्य है। ये भी इसका एक प्रयोजन है, इसीलिए काव्य पढ़ना करना चाहिए। ठीक है ना? समझ आ गई? यानी आदित्यादे मयूरादि नाम अनर्थ निवारणम। जिस प्रकार से मयूर कवि को जानते हैं ना, 10वीं बार पढ़े होंगे। जी जो सूर्य से ठीक है, तो मयूर कवि को क्या खुश रोग हुआ था? उन्होंने क्या लिखा है ग्रंथ? सूत्र लिखा। कौन काव्य लिखा उन्होंने? सूर्य सत्य नामक ग्रंथ। ठीक है, तो आदि वही है ना, उसके द्वारा मयूर आदि ने क्या की? सूर्य आदि की स्तुति करके क्या किया उन्होंने? अपने कुष्ठ का निवारण किया ना, अनर्थ का निवारण किया ना। तो उसके जैसे ही अनर्थ निवारण के लिए भी हमें कर्म को पढ़ना करना चाहिए। ठीक है, दोनों बातें रखना, पढ़ना और करने में, है ना। अब कह रहे सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतर व्यव रसास्वादनम समुद्भूतम विकलित वेद्यांतरम आनंदम। अब देखिए, सद्यः परिनिवृत्त, क्या है अगला? फटाफट से बोलते जाओ। अभी जो सद्या परिनिवृत्त है उसके लिए कुछ विशेष कहा उन्होंने। कह रहे ये जो सद्या परिनिवृत्त है ना, ये कैसा है? सकल प्रयोजन मौलिभूतम। ये कैसा है पंडित जी? जितने प्रयोजन आपने पढ़े, चाहे वो यश से हो, चाहे अर्थकृत हो, चाहे व्यवहार विधि हो, चाहे श्वेत हो, है ना, चाहे कांता समित उपदेश जो, ये कोई भी हो, उन सबका मौलिभूत कौन है? कौन उन सबका मौलिभूत? यही है ना? जी महोदय। जी जब काव्य पढ़ते हैं, काव्य पढ़ने के बाद में उसका श्रवण करने के बाद आनंद की अनुभूति होती है ना, तो वही कह रहे हैं मौलिभूतम समानंतर में रसास्वादन समद्भूतम। उसके समानांतर ये था, तो उपरांत ही तुरंत क्या हो जाता है? उसके समान, है ना, क्या हो जाता है तुरंत ही उसको पढ़ने के बाद आपको? क्यों जी? रसास्वादन आनंद की अनुभूति होती कि नहीं होती? बताओ। जी होती है सर। होती है सर। तो वही कह रहा है रसास्वादन समद्भूतम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। कैसा पंडित जी? कैसा आनंद? अरे बोल दिया पर कल मैंने। ठीक है, विगलित क्या है? विगलित सकल परियोजन मौलिभूत। पढ़ने में भी दिक्कत आ रही है, हाँ? अलौकिक आनंद की प्राप्ति। मैं तो संस्कृत की पंक्ति पढ़ने कह रहा हूँ बेटा, वो तो मैं पढ़ रहा हूँ, वो तो मैं बता रहा हूँ ना। संस्कृत की पंक्ति पढ़ दो, याद ही होगा, नुकसान नहीं होगा। सकल प्रयोजन मौलिभूतम समानंतरमेव रसास्वादं संभुक्तम विगलित वेद्यांतरम आनंदम। विगलित वेद्यांतरम आनंदम। वो आनंद कैसा है पंडित जी? वो आनंद कैसा है? आप उसको अन्य किसी से नहीं ले सकते, ऐसा परम आनंद है ना। तभी तो उन्होंने परनिवृत्त ये ऐसा शब्द रखा पंडित, है। कैसे आनंद की? परम आनंद की अनुभूति है, जो कि अतिरिक्त विषयों से, उसके अतिरिक्त विषयों का वह विषय नहीं, उनसे, उनके ज्ञान से रहित है। वो विगलित वेद्यांतर है ना। ऐसा कौन है? ऐसे आनंद की अनुभूति, ऐसे परमानंद की अनुभूति जो किसी अन्य से ना जाना जाए, आपको काव्य पढ़ने के तुरंत समानांतर अर्थात तुरंत उपरंत हो जाती है। ठीक है, ये सबका सबसे मुख्य प्रयोजन है, इसका ध्यान रहेगा ना? क्यों जी?
जी जी बोलो भाई बेटा। जी महोदय। हम्म। कह रहे हैं प्रभु संहित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्य प्रभु के सदृश, प्रभु प्रदेश होता है ना भगवान का, उसके सदृश शब्द प्रधान है ना। प्रभु संहित उपदेश के समान क्या है उसमें, किसकी प्रधानता है? प्रभु संहित जो, हाँ है ना, प्रभु संहित कौन है? अरे खुद भगवान आके थोड़ी ना उपदेश करेंगे आपको, भगवान आगे उपदेश करेंगे ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। है? तो बोले प्रभु के सदृश, प्रभु के उपदेशों के सदृश कौन है? शब्द प्रधान जो वेदादि शास्त्र हैं, है ना, उनके द्वारा कहे गए उपदेश क्या कहलाएंगे? बताओ 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 मुझसे। प्रभु प्रधान। तो हम वही करेंगे, तो बोले उनसे वेदादि शास्त्रों से, वेदादि शास्त्र मतलब मैं वो समझा रहा हूँ आपको कि प्रभु संहित जो है, प्रभु संहित करके किसको लिया गया है? खुद प्रभु के भगवान के उपदेश नहीं है वो। आकर खुद भगवान नहीं कह रहे आपसे कि आप ये करो ये ना करो, है? कौन कहता है आपसे? प्रभु के सदृश उपदेशों में, प्रभु के स्वरूप में कौन उपदेश करता है? वेद। वेद आदि शास्त्र। ठीक है। अब प्रभु से यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हैं, प्रभु से ज्येष्ठ लोग ले सकते हैं, है ना, जो गुरु जी लोग हैं, या उस समय राजा वगैरह लोग रहते थे तो उनको भी लिया जा सकता है ना। तो उनके सदृश उपदेश करने वाले कौन है? शब्द प्रधान जो वेदादि शास्त्र हैं उनसे। ठीक है। और किससे? एक हो गया, ठीक है, उनसे वेदादि शास्त्रों से, ठीक है, अथवा वेदादि शास्त्रों की अपेक्षा, ठीक है, अथवा उन शास्त्रों से उत्कृष्ट विलक्षण कौन है? देखिए कह रहे हैं, आगे बता रहे हो, सुहृत संहितार्थ तात्पर्यवत पुराणादि इतिहासेभ्यश्च। सुहृत उपदेश होते हैं, आपका मित्र आपसे कहता है, या सखा या सखी आपसे कहते हैं कि बहन ऐसा नहीं, भैया ऐसा नहीं, ऐसा कर लो यार, दोस्त नहीं, तो नहीं, उनके उपदेश की कंपेरिजन किससे की गई? सुहृत उपदेशों की, सुहृत उपदेश की कंपेरिजन किससे की गई? मित्र वचन की आपके। हम्म। तो जी कौन है ऐसे? तो कह रहे सुहृत उपदेशवत, सुहृत उपदेश के समान कौन है? सुहृत संहिता अर्थ, संहितार्थ तात्पर्य, सुहृत संहित जो अर्थ है सुहृत के आपके वचन के सदृश, है ना, जो तात्पर्यवान अर्थवत वचन है, किसके हैं वो? पुराणादि इतिहास, पुराणादि इतिहास आदि, है ना, पुराण इतिहास आदि। ठीक है जी। तो आपके जो प्रभु संहित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्र थे, है ना, उनसे विलक्षण और सुहित के सदृश, सुहित वचन के, सुहित के सदृश कह रहा हूं, सुहित वचन के सदृश तात्पर्यार्थ को बतलाने वाले पुराण इतिहास आदि से विलक्षण। समझ में आ गई बात? पुराण इतिहास से भ्यश्च विलक्षणम, है ना, उनसे भी विलक्षण। बात समझ में आ गई? तो इन दोनों से विलक्षण है आपके सुहित उपदेश से, और किससे? प्रभु उपदेश। ठीक है, दोनों प्रभु संहित। समझ में आ गई बात? दोनों से विलक्षण है। क्लियर है भाई साहब? आवाज आ रही है नहीं? जी हाँ आ रही है। हम्म। और कैसा है? कह रहे शब्दार्थ यो गुण भावेन, न केवलम शब्दम और न केवलम अर्थ, अपितु कौन कौन किसको लिया? शब्द और अर्थ दोनों के, शब्दार्थ यो गुण भावेन, शब्द और अर्थ दोनों के गुणी भाव, भावी तृतीय है ना, गुणी भाव के कारण, है ना, किसके द्वारा? बोले रसांग भूत व्यापार प्रवणतया। समझे पंडित जी? तो जो रस के अंग भूत, रस के जो साधक हैं, अर्थात जो आपका अभिव्यंजित करने वाला व्यंजन है ना, उस व्यापार की प्रवणतया अर्थात उसकी प्रधानता के द्वारा, जो विलक्षणम यत् काव्यम, जो विलक्षण काव्य है वही तो है ना, रसांग भूत व्यापार के द्वारा प्रवणतया विलक्षण जो काव्य है। तो रसांग भूत व्यापार कौन है? रस का साधक कौन है? बताओ। व्यंजना है ना, व्यंजना शब्द शक्ति है ना। अरे बोलो भाई। जी भैया। उसका अभिव्यंजित करने वाला, उसका अभिव्यंजित करने वाला कौन है? संगभूत कौन है? जो रस का अंग भूत अर्थात रस को सिद्ध करने वाला जो भी आपका व्यापार विशेष है, जो भी व्यापार विशेष, हम नहीं कह रहे कि वो है, जो भी व्यापार विशेष है, रसांग भूत जो भी व्यापार विशेष है, ठीक है ना, उस व्यापार विशेष की, उस व्यापार की प्रवणतया अर्थात प्रधानतया, उससे
उसकी प्रधानता से युक्त विलक्षणम यत् काव्यम, अर्थात इन दोनों से विलक्षण, इन दोनों से प्रभु सम्मित उपदेश और सुहृद सम्मितार्थोपदेश, इन दोनों से विलक्षण। ठीक है, शब्द और अर्थ दोनों का गुणी भाव है, अर्थात गुणी भाव के कारण, किस कारण से वो ये आपका विलक्षण काव्य हुआ है? शब्दार्थ का गुणी भाव हो जाने के कारण, शब्दार्थ में गौणता आने के कारण, तभी तो वैसांगभूत व्यापार की प्रवणता होती है ना, प्रधानता के द्वारा, प्रधानता के कारण है। कह रहे हैं यत काव्यम, जो काव्य विलक्षणम यत काव्यम, इन पूर्व वाले काव्यों से, वेद शास्त्र इतिहास पुराण इत्यादि से जो विलक्षण काव्य है ना, और जो कैसा है, अरे लोकोत्तर वर्णना अनिपुण कवि, वर्णना निपुण कवि, सॉरी अनिपुण कर, वर्ण लोकोत्तर वर्णना निपुण कवि कर्म, ठीक है, और कैसा है, लोकोत्तर वर्णना, वर्णना निपुण कवि कर्म है। कैसे कवि का कर्म है? निपुण कवि का कर्म है। कैसे कवि का कर्म है पंडित जी? निपुण कवि का। और कैसा, किस विषय में निपुण है वो कवि? किस विषय में निपुण है वो कवि? किस लोकोत्तर वर्णन, लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म, लोकोत्तर के वर्णन में जो निपुण कवि है उस कवि का कर्म। समझ में आ गई बात? अर्थात उसका कर्म क्या है? जो कर्म है वो काव्य है आपका, वही काव्य है ना, और वह काव्य, समझ में आ गई बात? लोकोत्तर के वर्णन में जो निपुण है कवि, उस कवि का कर्म है क्या? काव्य। समझ में आ गई बात? वह कैसा है पंडित जी? कह रहे हैं तत्काव्यम, वह काव्य कांता इव, स्त्री के समान, सरसता पादनेन, अत्यंत सरसता का पादन करके, अर्थात अत्यंत मीठी मीठी बातों में क्या कर लेगा? अत्यंत सरसता का पादन करके, अभिमुखीकृत करके, है नहीं? बोले रामादिवत वर्तितव्यम न रावणादिवत। यदि आप किसी से सीधे सीधे कह दो, है आप बोलो, कोई और बोले पिताजी लोग से, भैया ऐसा होना है, पिताजी ये होना है, कोई मतलब डेंजर बात, एकदम डेंजर जोन वाली, मतलब डांट वाट पड़ने वाली बात, एकदम बोल पाओगे डायरेक्टली? यानी आप ये गलत कर रहे हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, बोल पाओगे? नहीं बोल सकते भाई, बिल्कुल नहीं बोल सकते, इतनी हिम्मत किसी में नहीं है। डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते, लेकिन वही बात अब यदि माँ जी को कहें, माँ जी के थ्रू यदि वो पिताजी को पहुंचे, तो वो बात बोली जाती है, नहीं बोली जाती है? क्यों जी? है, और वो स्वीकृत भी होती है, वो स्वीकृत भी होती है पंडित जी, है ना, क्योंकि वो क्या करती है? सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य, और हम लोग सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। तो क्या करती है? सरसता का पादन करके अभिमुखीकृत करती हैं पहले, है ना, एटमॉस्फेयर देखा जाता है पहले कैसा है। तो अभिमुखीकृत किया जाता है, पहले बात को स्वीकार कराने के लिए तैयार किया जाता है, फिर कहा जाता है कि रामादि वध वर्ते तभी रावण आदिवत, कि राम आदि के समान आचरण करना चाहिए, रावण आदि के समान आचरण नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, समझे पंडित जी? जी सर। कह रहे हैं तो ऐसा रामादिवत न रावणादिवत इति उपदेशम, ऐसा उपदेश, योग्य उपदेश, है ना, यथा योगंच, यथा योग्य उपदेश, जैसा जिसके लिए योग्य है वैसा यथा योग्य उपदेश। किसके लिए? बोले कवे सहृदस्य च, कवि को, कवि के लिए भी, और किसको? सहृदयस्य च, जो पढ़ने वाले सहृदयी लोग हैं उनके लिए। समझे पंडित जी? दोनों की बात आ रही, कवि को और सहृदयी को, दोनों को कराता है ना। सहृदय से चक्रवर्ती कौन करता है ये बात? ये काम कौन करता है? तो लोकोत्तर वर्णन निपुण जो कवि करना है। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। बात कौन है वो लोकोत्तर निपुण? लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म काव्य है। ठीक है, तो यहां से उठा के पूछ ले तो कोई संशय मत करना, पता है सीधा प्रश्न बन रहा है, नहीं बन रहा है?
क्यों जी। जी? हाँ, पूछ ले। ऐसे वेद शास्त्र पुराण इतिहास आदि से विलक्षण लोकोत्तर वर्णन निपुण कवि कर्म अस्ति, कवि कर्मम अस्ति, कवि कर्मम वर्तते, कौन है? तो काव्यम, है ना? ठीक है पंडित जी? जी सर। ठीक है। और वो क्या करता है? यथा योग्य, अर्थात जैसी आवश्यकता है वैसा ही कवि को और सहृदय को, दोनों को, कवि को भी और उस सहृदय व्यक्ति को, दोनों को, है ना, दोनों को उसका बोध कराता है पंडित जी। ठीक है। अतः सर्वथा तत्र यतनीयम्। अत्र तत्र तो मतलब कुत्र, तत्र मतलब कुत्र, काव्यस्य अध्ययने अथवा उत अध्यापने, है ना, रचनायां यतनीयम सर्वथा, उसके पढ़ने में, पढ़ाने में, उसका विषय करने में, सब में सर्वथा प्रयत्न करना चाहिए। ठीक है। क्लियर हो गई होगी पूरी पैराग्राफ अच्छे से? कोई क्वेरी इसको लेके किसी की? हम्म, सर बोलो। आ गया सर। अब कह रहे एवं अस्य प्रयोजन मुक्त सर कारण बोलो बोलो। सर आप लास्ट में बता दीजिएगा, वो सुबह बोले थे कि अन्वर्थ संज्ञा बतानी है कर्म प्रवचन में। ओ, तो कल पूछना अभी, आज अगले। ठीक है। आज तो वैसे भी जल्दी छोड़ना है, थोड़ा काम है। तो वैसे इतनी बहुत व्यस्तता है। और प्रथम नवरात्र था ना, तो पाठ वाठ प्रारंभ किया तो टाइम से समय थोड़ा सा चला गया। अधिक चलो कल से मैनेज हो जाएगा अब, है ना। शाम को करना पड़ा पाठ, तो थोड़ा सा अस्त व्यस्त हो गया। सुबह पूजा हो पाई, उसी में समय चला गया बहुत सारा, और शाम को पाठ किया, तो कल से सुबह पाठ कर लेंगे तो फ्री हो जाएगा। सुबह का मतलब वो नहीं क्लास नहीं जाएगी, आपकी क्लास होगी वो अपने समय पर। ठीक है, वो अपने समय पर होगी, है ना। कह रहे हैं अब आगे, एवं अस्य, अस्य मतलब कस्य, काव्यस्य, इस काव्य के प्रयोजनों को बताकर के अब आपको क्या बताया जा रहा है? इसके क्या बता रहे हैं? इसके कारण। कारण कारण बता रहे हैं। एक तो ठीक है। ये तो बता रहे हैं क्या है। कर शक्ति निपुणता लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात् काव्य शिक्षयाभ्यासः इति हेतुः तदुद्भवे, इति हेतुः तदुद्भवे। तो बोले किसके उद्भव में? बोले तदुद्भवे, किसके उद्भव में? काव्य किसके उद्भव में जी? उस काव्य के काव्य 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 के के उद्भव, काव्य के उद्भव में कौन कौन हेतु हैं? कौन कौन हेतु हैं? बोले शक्ति सबसे पहला, है कि नहीं? बोलो। जी है सर। है ना। और दूसरा क्या है? निपुणता निपुणता। ठीक है। और तीसरा? अभ्यास। अभी निपुणता कैसे होनी चाहिए? निपुणता की बहुत अच्छी उन्होंने विशेषता दी, विशेष है ना, एक वैशिष्ट्य बतलाया, उसका विशेषण दिया। क्या विशेषता बताई उसकी? कैसी होनी चाहिए वो निपुणता आपके अंदर? लोक शास्त्र लोक शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, लोक शास्त्र मतलब जो लोक का व्यवहार है उसको, और काव्य आदि का अवेक्षण करने की, अर्थात उसका निरीक्षण करने की आपकी योग्यता। अभी सोच लीजिए, सीधे सीधे आपके रिसर्च के उसको बता रहा है स्वरूप को, कि रिसर्च आपकी कैसी होनी चाहिए। यही तो रिसर्च का वो है, स्वरूप है। अरे शोध करते हैं तो कैसा करते हैं, ऐसा ही तो होना चाहिए ना। जैसे आप लोक को देखें, हैं? नहीं, शास्त्र का अन्वेषण करें, और फिर उस विषय को लेकर के बार बार उस पर अभ्यास किया जाए, बार बार। नहीं क्यों जी? किसके पास? जी किसके पास जाकर? अपने आप से। काव्य शिक्षा, जो काव्य में निपुण हो, जो काव्य की हाँ, तो
ऐसे ही आप रिसर्च जब करेंगे तो किसके पास जाएंगे? उस विषय के विद्वान के पास जाके आप बार बार उस पर प्रश्न करेंगे, उसके विषय में पूछेंगे, है ना। तो ये काव्य बोले तो काव्य को जानने वाले जो गुरुजी लोग हैं ना, विद्वान लोग हैं, उनके पास किसके अनुसार? बोले शिक्षया है, उनकी विद्या के अनुसार, जैसी उनकी विद्या है, जैसी उनकी शिक्षा है, शिक्षा के अनुसार, है ना। किसका अभ्यास करना है? रोटी बनाने का? किसका अभ्यास करना है? काव्य का। काव्य का। ठीक है, समझ में आ गया? तो इति हेतु तदुद्भव, ये जो है, ये है तीनों शक्ति, है ना। लोकशास्त्र, लोक शास्त्र और काव्य आदि के अवेक्षण की निपुणता, है ना, और काव्य शिक्षा का अभ्यास, है ना। काव्य शिक्षा के आधार पे काव्य जो है, जो काव्य को जानने वाले हैं, है ना, जिन्होंने काव्य की रचना की है, उसके दोष गुण इत्यादि को अच्छी तरह जानते हैं, उनसे अच्छी तरह परिचित है, ठीक है। उनकी शिक्षा के आधार पर, उनके ज्ञान के आधार पे वो जैसा निर्देशित करें, उसके आधार पे अभ्यास उसका, है ना। ये तीनों मिलकर के क्या बनते हैं? क्या बनते हैं पंडित जी? उस काव्य के उद्भव के हेतु हैं, तदुद्भवे हेतु, है ना, उसके हेतु है। अब ये तीन है, आप कहोगे भैया ये तीन है और यहाँ आपने हेतु कहा, है ना। बहुवचन में तो क्या बनना चाहिए था? हेतवः बनना चाहिए था। तो उसका उत्तर आगे टीका कर देते हैं, उसका उत्तर आगे टीका देते हैं, है ना। तस्य काव्यस्य उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तु हेतवः। बोले हेतवः क्यों नहीं कहा? बोले हम अलग अलग थोड़ी ना मानते हैं, हम तो एक ही मानते हैं उनको। ये तीनों मिलकर के हेतु हैं, तीनों एक है, समझे पंडित जी? अलग अलग नहीं है, हम तीनों को एक मानते हैं, तीनों मिलकर के ही काव्य के उद्भव में कारक है। एक अकेला कोई नहीं, केवल शक्ति हो, निपुणता न हो, काव्य शिक्षा, काव्य से उनकी शिक्षा के आधार पर अभ्यास न किया हो, उनसे वो विषय को न पढ़ा हो, न जाना हो, क्या होगा? गड़बड़ होगा ना विषय। तो जी, सर। बोलो बोलो, एक करके बता रहा था, देखिए बेटा बस कह रहे हैं शक्ति क्या है पंडित जी? कह रहे हैं शक्ति तो कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। शक्ति क्या है? शक्ति तो कवित्व बीज रूप है ना। कवि, अरे कवित्व बीज रहेगा किसी के अंदर, धर्म रहेगा तभी ना उसका, वो उसके अंदर वो भाई। आप काव्य, आप क्यों नहीं कर सकते? हम क्यों नहीं कर सकते काव्य? बताओ, हम और आप काव्य क्यों नहीं कर सकते? कि हमारे अंदर अपना काव्य का नहीं है, हमारे अंदर काव्य को करने का, हाँ, काव्य को करने का वो संस्कार ही नहीं है भाई, वो क्षमता ही नहीं, वो शक्ति ही नहीं है, पवित्र रूप बीज ही नहीं है हमारे अंदर, है ना। जिसके अंदर वो होगा कर पाएगा। तो इस कवित्व बीज रूप को क्या बताया उन्होंने? संस्कार बताया है। यही संस्कार विशेष क्या कहलाता है? शक्ति कहलाता है। पंडित जी समझे, है ना। कवित्व बीज रूप एक संस्कार विशेष है, उसी को शक्ति कहा जाता है। और उसी शक्ति के बिना, अर्थात उसी संस्कार विशेष के बिना काव्य न प्रसरित, काव्य प्रसरित नहीं हो सकता, काव्य तैयार नहीं हो सकता, काव्य का उद्भव नहीं हो सकता। यदि कोई पॉसिबल करे भी, यदि कोई प्रयास करे भी, तो कैसा होगा? बोले प्रसरतम वा उपहासनीयम से, उपहास का पात्र बनेगा, समझे। जैसे एक लड़का था, हमारे साथ में जाता था पाठ पढ़ने, बिहार का। और उन्होंने क्या किया महाराज ने, पुस्तक उनको चढ़ा दिया, वो सामने पुस्तक वाले ने, वही यूनिवर्सिटी के सामने पुस्तक वाला था, वो ये मॉडल वगैरह जो छापते हैं वही था। पब्लिक तो ये आपने सुना होगा, भारतीय विद्या प्रकाशन, देखें पुस्तक उसकी, भारतीय विद्या प्रकाशन। जी हमारे देखे। ठीक है, यही जैन है ये। अब वो उसके पिता ने और उस लड़के ने वो चढ़ा दिया। अरे झा जी आप बहुत एकदम पंडित आदमी हो, पुस्तक पुस्तक लिखो कुछ अच्छा एकदम बढ़िया है। और उन्होंने लघु कौमुदी की टीका लिख, किसकी टीका लिख दी पंडित जी? पंचसंधि पे लघु कौमुदी की टीका। अब उसको आप पुस्तक को पढ़ेंगे ना महाराज, इतनी त्रुटियां उसमें, इतनी त्रुटियां हैं, बहुत, नाम तक गलत है ना। तो अब लिखा उन्होंने, लिख के छप गई, वो बिकने भी लगी पुस्तक। यदि आप गूगल पे से उस पे सर्च वर्च करोगे तो वो अमेजोन पे भी आपको मिल जाएगी।
ठीक है, छप भी गई, सब कुछ हो गया, बाद में हम लोगों के हाथ लगी, हम लोग देखे उसको, अब बहुत हंसी बनी उसकी, बहुत हंसी बनाए। तो यदि आप लिख देंगे तो क्या होगा, आपके अंदर कवित्व तो नहीं है, वो शैली नहीं है आपके अंदर, आप नहीं जानते हैं लिखना, तो आप यदि तब भी लिखेंगे तो क्या होगा, और बहस का पात्र बनेंगे नहीं, है ना। तो इसीलिए जी बहुत आवश्यक है, ये संस्कार बहुत आवश्यक है, समझ गए जी, जी सर। है ना। जी सर। जी अब आती है जो आपका सेकंड था निपुण था, लोक शास्त्र अधिवेक्षण। अब लोक शास्त्र क्या है ना, लोक शास्त्र क्या है, वैसा काव्य शास्त्र क्या है, अगर लोकस्य अर्थात स्थावर जंगमात्मक लोक वृत्तस्य। ठीक है, लोक मतलब जितना भी स्थावर जंगमात्मक आपको लोक वृत्त दिख रहा है वो सब पूरा, ठीक है ना, जितना भी व्यवहार दिखाई दे रहा है। शास्त्र से क्या लेना है, बोले शास्त्राणाम छंद व्याकरण विधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरंग खड्गादि लक्षण ग्रंथानाम काव्यानां च महाकवि संबंधिनाम। शास्त्र से क्या क्या लेना, बोल एक बार फटाफट फटाफट बोल दो एक बार, बोलो बेटा। शास्त्राणां छंदो व्याकरण अभिधान कोश कला चतुर्वर्ग गज तुरंग खड्ग आदि लक्षण ग्रंथानां काव्यानां च महा महाकवि संबंधिनां आदि ग्रहणादि इतिहास आदीनां च। अब देखिए, समझिए, यही कह रहा था, समझ कोई ऐसा विषय नहीं है जो अब समझ में ना, कोई छंद आ गया, व्याकरण आ गया, है ना, कोश कला, कोश मतलब अमर कोश वगैरह, मेदिनी कोश वगैरह, है ना, कला से मतलब जितना भी आप ये जो आचार्य भरत का जो ग्रंथ है दश रूपक वगैरह है ना, उन्होंने जो बताए हैं लक्षण, है ना, वो सब, हम्म, चतुर्वर्ग जो आपके हैं जानते होंगे सब लोग, है ना, गज तुरंग इत्यादि के लक्षण, है ना, गज तुरंग खड्ग इत्यादि के लक्षण, अर्थात उनके लक्षण के विषय में आप जानते हो, है ना। तो अब उनके लक्षण के विषय में कैसे जानेंगे, तो एक ग्रंथ है पंडित जी जो इनके लक्षणों का प्रतिपादक है ना, कोई शालिहोत्र आचार्य हैं, उन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा है, इन सबके लक्षण मिलते हैं, तो उन ग्रंथों का काव्यानांच जो काव्य लिखे जा चुके हैं उन काव्यों का, है ना, पूर्व में हमें लिखना है तो हम कालिदास इत्यादि को देखेंगे, उनकी शैली कैसी थी, भास भामा भारवी इत्यादि को देखेंगे ना, कि उनकी शैली कैसी थी, वो कैसा लिखते हैं, माघ वगैरह को देखेंगे, तब लिखेंगे, है ना। आदि, आदि से क्या लेना है, बोले आदि ग्रहणार्थ इतिहास आदि नाम, इतिहास इत्यादि, है ना, विमर्शनाद व्युत्पत्ति ऐसा करके आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब आदि का भी ध्यान रखना, जो उन्होंने कहा कि लोक शास्त्र आद्य वेक्षणात्, है ना, आदि कहा ना, लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा, तो आदि से क्या लेना है, इतिहास ग्रंथ, है ना, इतिहास पुराण आदि, समझ में आ गया, ठीक है। जी महाराज। जी सर। तो इतिहास आदि के विमर्शन, आप इतिहास आदि का विमर्शन करने से जो व्युत्पत्ति मिलेगी आपको, व्युत्पत्ति मतलब इनका विमर्शन करने का जो विशिष्ट ज्ञान मिलेगा वो लेना है, वही तो निपुणता है। अरे इतिहास आदि इन सबका विमर्शन करोगे, इनका आलोडन करोगे, तो इनका विमर्शन करने के बाद आपको क्या मिलेगा, एक व्युत्पत्ति मिलेगी ना, एक विशेष ज्ञान मिलेगा ना, वही निपुणता है पंडित जी, समझ गए, यही निपुणता है, ठीक है सर। जी महाराज। उनका निष्कर्ष निकालिए कि हाँ ये सारा मोरल है इसका, है ना। आज कह रहे हैं काव्यम कर, तुम काव्य को करने में, काव्य का विचार करने में चाहिए जानते, जो जानते हैं, जो विज्ञ हैं, है ना, जो अच्छी तरह उसके विषय में विचार विमर्श कर सकते हैं, जो काव्य करने वाले लोग हैं, ऐसे तदुपदेश है ना, ऐसे लोगों का, और उनके तदुपदेश अर्थात उनके उपदेश के अनुसार, ठीक है, ऐसे पंडित जी तदुपदेश उनके उपदेश के अनुसार, और क्या है, करणे योजने च, करणे योजने च, है ना, उनका निर्माण करने में, उसको अलग अलग विभक्त करने में, उसका योजन करने में अर्थात उसको जोड़ने में, बोले इस पंक्ति को ऐसे जोड़ेंगे तो कैसा होगा, ऐसे करेंगे तो ऐसा कैसा होगा, नहीं,
पौनः पुण्येन, बार बार ऐसा करने में जिनकी प्रवृत्ति है, ऐसे लोग, समझे पंडित जी, उसी को क्या कहा जाएगा, यही प्रवृत्ति अभ्यास है। समझे पंडित जी। आपने कुछ लिखा, लेके गए गुरु जी के पास, बोले ऐसे नहीं ऐसे लिख लो इसको, बोले इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उन्होंने उपदेश किया। अब और उनके उपदेश के आधार पर आपने क्या किया, उसको हटाया, फिर दूसरा पद जोड़ा, दूसरे पद के बोले अभी ये नहीं अच्छा लग रहा, कोई और शब्द देखो इसके अतिरिक्त, है ना। तो बार बार ये जो प्रवृत्ति की आपने, यही प्रवृत्ति क्या आपकी अभ्यास है, समझे। अब ये तीनों मिलकर के इति प्रयास समुदिता हेतु, ये तीनों मिलकर के काव्य के प्रति हेतु बनते हैं, काव्य के प्रति कारण बनते हैं, न तो व्यस्ता अलग अलग नहीं, ठीक है। इसीलिए तस्य काव्य से उद्भवे निर्माणे समुल्लासे च हेतु न तो हेतवा। इसीलिए हमने जो अपना श्लोक पढ़ा, जो कारिका पढ़ी, वहां पे हमने काव्य के उद्भव, निर्माण या समुल्लास में हेतु कहा, न कि हेतवा। इसीलिए नहीं कहा क्योंकि तीनों मिलकर काव्य के हेतु बनते हैं। बात समझ में आ गई होगी सबको, आई नहीं आई? जी आगे बोलो। आ गया सर। हम्म ठीक है सर। मतलब महोदय यह गुण एक ही व्यक्ति के भीतर होना चाहिए ना, शक्ति, निपुणता और सारी चीजें, अभ्यास। सारी चीजें हैं, ठीक है, तभी होगा। ऐसा थोड़ी ना कि तुम्हारे अंदर एक चीज है, तुम्हारे अंदर शक्ति है, हमारे अंदर निपुणता, अलग के अंदर एक अभ्यास करने की, तीनों मिलकर के काव्य लिखे हैं, ऐसा थोड़ी ना होगा। ये कोई विष्णु शर्मा के पंचतंत्र का शेर थोड़ी ना है, एक ने मंत्र मारा तो अस्थियां जुड़ गई, एक ने मंत्र मारा तो उसमें अस्थि मज्जा आ गया, एक ने मंत्र मारा खाल आ गई, एक ने मंत्र मारा तो प्राण आ गया, सारा को खा गया फिर। खा गया पंडित। तो कह रहे इसके अतिरिक्त रुद्रट है आचार्य, वो रुद्रट ने शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास को, समझे पंडित जी, सम्मिलित रूप से काव्य का हेतु बताया। रुद्रट ने क्या क्या बताया, शक्ति, व्युत्पत्ति और निपुणता। वही है, देखिए वहां पे जाके देखो चाहे वैसे देख लो, बात एक ही है। हमने भी तो यही पढ़ा था ना, हमने भी तो क्या ही पढ़ा था, देखो विमर्शनाद व्युत्पत्ति ही, वही तो बात है। बस शब्द बदल दिया आप, उतने घूम जाओगे, भैया ये तो हमने पढ़ा ही नहीं था। ये तो आपने बताया ही नहीं था कि रुद्रट ने क्या कहा है। समझ गए पंडित जी, कैसे प्रश्न पूछेगा। ठीक है। जी सर। शक्ति, व्युत्पत्ति और अभ्यास, वही बात कही है उन्होंने भी। व्युत्पत्ति मतलब वही है आपका, निपुणता कोई व्युत्पत्ति, ऊपर पढ़ के आए हो ना, अभी दिखाया नहीं मैंने, जिनका विमर्शन ही तो व्युत्पत्ति है। ठीक है सर। जी सर। जी जी। अब स्वरूप बताएंगे इसका, तो स्वरूप हम लोग कल देखेंगे, कल इसको पूरा कर लेंगे, ठीक है।